हाँ। वहां से वापस आने पर कोलंबस पुर्तगाल में नीचे अपने करना। भाई की दुकान पर काम करने लगा, जहां पर नक्शे, अरे चार्ट और नहीं नहीं। अन्य के उपयोगी उपकरणों को बेचा जाता था। उन दिनों का जो सबसे अच्छा नक्शा था वो एक थोड़ा हजार हाइट साल में बाइबल पहले के ही ऊपर बदला आता। था और उसमें दिखाए गए कुछ महाद्वीप थे, यूरोप, अफ्रीका के कुछ भाग और आशिया। इसी प्राचीन तथा अनिश्चित नक्शे हाँ के आ बारे रहा में है हमारा। कोलंबस ने विश्वास किया कि पूर्व समुद्र किनारा अटलांटिक महासागर और वेस्ट पोर्टुगल से 3000 मील या 5600 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यूरोप से आशिया तक जल यात्रा करके आने का कभी किसी ने विचार नहीं किया और इसलिए लोगों को पता भी नहीं था कि समुद्र के उस पार क्या है। हालांकि बहुत से यूरोपियन ट्रेडर्स पूर्व एशिया और उसके पास के आइलैंड यानी इंडीज में आना चाहते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां वे कीमती मसाले, गहने, रेशम और चीनी के बर्तनों को यूरोप में ले जाकर काफी पैसा कमा सकते थे। जैसे जैसे कोलंबस की उम्र बढ़ती गई, वो शिप का कैप्टन बन गया और आगे जाकर अटलांटिक समुद्र को पार करने की उसकी जो इच्छा थी, वो और ज्यादा बढ़ने लगी। समुद्र में कई साल बिताने के बाद में कोलंबस अपनी अद्भुत योजना के साथ तैयार हो गया कि वो पुर्तगाल के राजा के पास जाकर उससे जहाज और जहाज के काम करने वालों को मांगे ताकि आशिया की ओर निकल पड़े। कोलंबस की योजना सुनने के बाद राजा ने उसे अस्वीकार कर दिया। तो कोलंबस अपनी तकदीर आजमाने के लिए पास ही के शहर स्पेन में गया। उसने स्पेन के राजा फर्डिनेंड और उसकी रानी इसाबेला को अपनी योजना बताई। उन्हें ये पसंद तो आई, लेकिन उन्होंने उसकी मदद नहीं की। 1492 तक उसकी कोई मदद नहीं की, जब तक स्पेन ने अपने पड़ोसी राजा बनारा को नहीं हराया। लेकिन उसके बाद में कोलंबस ने जो भी मांगा उसे दिया गया। 3 जहाज, नाविक दल और वहां से जाने का अधिकार। जिस देश को वो खोजेगा उस पर का अधिकार और स्पेनिश नेवी ने सबसे बड़ा रैंक दिया। कुछ ही महीनों के बाद नाविक जहाजों को समुद्र के पानी में एक लंबी यात्रा के लिए उतारने लगे। 3 अगस्त 1492 को कोलंबस ने 3 जहाज समुद्र में उतारे। नीनिया, पिंटा, सेंटा मरिया स्पेन से निकल पड़े और यही सबसे बड़े इतिहास की यात्रा थी। और जल्दी ही वो अटलांटिक महासागर में आए। ऐसी यात्रा थी जिसे पहले किसी ने नहीं की। उनकी शुरुआती यात्रा के समय वातावरण बहुत ही अच्छा था और समुद्र शांत था। समुद्र में 3 हफ्ते यात्रा करने के बाद भी उन्हें कोई जमीन नहीं दिखाई दी और नाविक सोचने लगे कि उसके बारे में कोलंबस का अनुमान गलत था। उनमें से कुछ लोग सोचने लगे कि धरती समतल और हम कोने पे पहुंच जाएंगे, तो कुछ लोग समुद्री राक्षस से डरने लगे। 1 महीने तक यात्रा करने के बाद में कोलंबस ने निर्णय लिया कि वो अभी केवल और 3 दिन यात्रा करेगा और अगर उसे कोई जमीन नहीं दिखाई दी तो वापस मुड़कर स्पेन में लौट आएगा। लेकिन 2 दिन बाद ही नाविकों को एक द्वीप दिखाई दिया और जैसे वो उसके पास में गए, उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर टापू है। जल्दी वो उसके पास आए और कोलंबस ने स्पेन के लिए उसका दावा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करके उसका नाम रखा सन साल्वाडोर, यानी होली सेवियर आइलैंड। इस द्वीप को खोज के कोलंबस बहुत खुश था। उसे लगा कि वो इंडीज के पास में यानी एशिया से दूर नहीं है और उसने वहां के लोगों का नाम रखा इंडियंस। लेकिन उसने जाना कि स्पेन से इतनी लंबी समुद्र यात्रा करने के बाद एक द्वीप के पास में वो आया जिसका नाम है बहामास आइलैंड, जो कि आज के अमेरिका के फ्लोरिडा के पास में है। लेकिन अभी भी वो आशिया से बहुत दूर था। कोलंबस सन साल्वाडोर से बहुत जल्दी निकला ताकि वो आशिया की मुख्य भूमि को खोज सके और बहुत ही जल्दी वो एक बड़े महाद्वीप पर पहुंचा जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा इतना बड़ा है कि कोलंबस को पता ही नहीं चला कि ये एक द्वीप है।
उसने सोचा कि ये आशिया है, इसलिए उसने अपने आदमियों को बीजिंग ढूंढने के लिए भेजा, जो कि आशिया के चाइना राज की राजधानी है। बीजिंग को खोजने निकले लोगों को केवल गांव और जंगल ही मिले। कोलंबस ने अपनी खोज जारी रखी और क्रिसमस के दिन उसका जहाज सांता मारिया कुछ चट्टानों के द्वीप के दूसरे तट पर आया, जिसका नाम स्पेनियोला यानी स्पेनिश द्वीप रखा। वो जहाज से बहुत सी चीजें बचा पाए, इसलिए कोलंबस ने वहां पर किला बनाने का निर्णय लिया और पास ही की नदियों में सोना खोजना शुरू किया। सोने को प्राप्त करने के बाद वो 40 आदमियों को पीछे छोड़कर स्पेन जाना चाहता था, ताकि राजा उसने खोज किया हुआ सोना और दूसरी चीजें दिखा सके। कोलंबस ने जो कुछ भी लाया उसे देखकर शासकों ने महसूस किया कि इंडीज से स्पेन के लिए बहुत धन जमा किया जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने उसे 17 जहाज और 1500 आदमी दिए कि वो स्पेनियोला में स्पेनिश बस्ती बना सके। जब कोलंबस वापस आया तो उसने देखा कि जिन्हें वो लेकिन कोलंबस इसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने नए आदमियों की मदद से अलग जगह पर स्पेनिश कॉलोनी बनाई। इनके साथ में आए हुए मिशनरियों ने वहां पर के स्थानिक लोगों को मसीहत के बारे में सिखाया, और फिर कोलंबस आशिया को खोजने के लिए आगे निकल पड़ा। लेकिन अटलांटिक महासागर में 2 बार यात्रा करने के बाद भी वो उसे नहीं ढूंढ पाया। लेकिन इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वास्को डी गामा नाम का पोर्चुगीज एक्सप्लोरर पूरे अफ्रीका का चक्कर मारकर आशिया के किनारे तक पहुंच चुका था। और इस तरह पुर्तगाल स्पेन को आशिया तक लाए और उन्होंने मसाले, सिल्क और गेहूं को हासिल किया। लगभग इसी समय के दौरान अमेरिको वेस्पुची नाम का एक्सप्लोरर अटलांटिक ओशियन को पार करके आया, और उन्होंने ये जाना कि जो जमीन वो देख रहे हैं वो तो आशिया है ही नहीं, लेकिन ये तो एक बिल्कुल नया कॉन्टिनेंट है जिसका नाम उन्होंने रखा न्यू वर्ल्ड। और बाद में नक्शा बनाने वालों ने पाया कि ये तो 2 अलग अलग भाग हैं। उन्होंने उसका नाम रखा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये अमेरिको वेस्पुची के नाम पर रखा गया। हालांकि क्रिस्टोफर कोलंबस ये जाने भी नहीं मर गया कि उन्होंने न्यू वर्ल्ड को खोजा है, लेकिन फिर भी कोलंबस इतिहास में एक महान व्यक्ति है, क्योंकि कोलंबस अटलांटिक ओशियन को पार करने वाले पहले व्यक्ति हैं, और उन्होंने यूरोप और अमेरिका के बीच के अच्छे समुद्री रूट को ढूंढ निकाला है। और इसके साथ ही न्यू वर्ल्ड में यूरोपियन कॉलोनी बनाने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। कोलंबस द्वारा लाए गए बदलाव से यूरोप के बहुत से लोग जो अमेरिका में रहने आए, वो सोने और जमीन के विषय में बहुत ही धनी हो गए। लेकिन ये वहां के स्थानिक अमेरिकी लोगों के लिए बुरा था, जो अपने नए यूरोपीय शासक के सामने अपनी जमीन और सोना खो बैठे थे। ये बदलाव बहुत ही बुरा था, क्योंकि लाखों अफ्रीकी लोगों को वहां पर गुलाम के रूप में लाया गया था। और हैरान करने वाली बात तो ये थी, ये सब कुछ शुरू हुआ बस एक व्यक्ति की खोज के कारण, जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। हाँ टंडन जी, हेलो। हाँ हाँ कृष्णा जी, हाँ हाँ अभी आएंगे क्या? हाँ हाँ